हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा क्योंकि पिछले सेशन में जो हमने टॉपिक्स कवर करे थे, व्हाट इज एसिड, किस बेसिस पे, उसके सोर्स के बेसिस पे और उसकी अकरेंस के बेसिस पे उसका क्या क्लासिफिकेशन था मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड का, जो हमने डिस्कस किया था। क्लियर है? अब बचे हुए क्लासिफिकेशन रह गए एसिड्स के, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे कि कितनी और तरीके से हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ एसिड्स की क्या केमिकल रिएक्शन है या केमिकल बिहेवियर कैसा है एसिड का, वो भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके यूजेस हमारे डे टू डे लाइफ में, या वैसे भी कोई यूज है उन एसिड्स का तो किस किस प्रकार से उन एसिड्स को यूज किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा इंटरेस्टिंग है, मजा जरूर आएगा, बस ध्यान से जरूर सुनना इस टॉपिक को। क्लियर है? तो देखें, हम बात करेंगे किसकी बेटा, क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। तो हम पहले बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। मेन बात ये आती है कि बेसिसिटी क्या होता है। हमने बोल तो दिया एसिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके हिसाब से, बेसिसिटी के हिसाब से। अब बात ये है कि ये बेसिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो बेटा हमेशा याद रखना, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। क्या मतलब होता है, कितने हम किसी एसिड में से H प्लस आयंस को रिमूव कर सके, उसका मतलब होता है बेसिसिटी। क्या मतलब होता है उसका, बेसिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके पास कोई एसिड है HCl, अगर आप इसे आयनाइज करते हो तो एक H पॉजिटिव मिलता है, एक Cl नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने H प्लस आपने डिस्प्लेस किए या हटाए, मेरे ख्याल से 1, तो इस HCl की बेसिसिटी कितनी होगी बेटा, 1। क्लियर है? तो ये होती है बेसिसिटी कि कोई एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, उस एसिड की बेसिसिटी। क्या कहते हैं, उस एसिड की बेसिसिटी। चलो आगे। क्लियर है? अब क्या हर एसिड की बेसिसिटी बनी होगी? नहीं, तो अलग अलग एसिड है, उनकी अलग अलग बेसिसिटी देखी जाती है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि हम बात करें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड है, सब जानते होंगे। अगर आप इसको आयनाइज करोगे तो ये बनाता है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो मेरे ख्याल से अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, तो डेफिनेटली इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। कितनी बेसिसिटी हो जाएगी, 2। तो अब इसी बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं 4-5 तरीके पे पार्ट में। तो जितने H प्लस रिलीज होते जाते हैं उतना बेसिसिटी हम बोल देते हैं उस एसिड की। तो इसी बेसिस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। केवल ये नहीं है कि केवल इतने ही है, और भी अगर एसिड H प्लस रिलीज करता जा रहा होगा तो उसके हिसाब से नाम पड़ जाता है। तो इसमें केवल और केवल एसिड का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। इसमें कोई दूसरी बात हमने करी नहीं है। ठीक है कि नहीं, हाँ या ना? चल रहा हूं मैं आगे, आगे सुने। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। क्या पहला, द एसिड दैट कंटेन्स वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम लिखा है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी की बात कर रहे हैं। क्या वो एसिड जिसमें केवल एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो या आयन हो, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या उसके मॉलिक्यूल में, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है, उस एसिड की बेसिसिटी है 1, जैसे कि HCl लिखा। क्या लिखा, HCl। वहीं पे दूसरी बात करें, अगर एसिड में दो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन हो या दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो उसके मॉलिक्यूल में, तो उस एसिड को हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड, और उस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाती है, 2। और वहीं पर अगर किसी एसिड में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो उसके मॉलिक्यूल में, तो उस एसिड को हम बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड, और उसकी बेसिसिटी हो जाती है 3। तो एग्जांपल लिख देता हूं मैं तीनों के एक साथ। पहला है HCl, कितने H प्लस रिलीज हो, इसकी बेसिसिटी है 1। दूसरा लिख देता हूं H2SO4, इसकी बेसिसिटी है कितनी, 2। क्लियर है? और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, कार्बोनिक एसिड, या कार्बोनिक एसिड ना बोलो, एक बहुत अच्छा एसिड दे रहा हूं तुम्हें, H3PO3। हाँ या ना, H3PO3। इसमें जो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है वो भी डाइबेसिक है, या H3PO4 लिख लेते हैं क्योंकि ट्राइबेसिक बनाना है मुझे, H3PO4 लिख लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड।
इसकी बेसिसिटी होती है बेटा 3, क्योंकि एक मोनो का हो गया, एक डाई का होगा, एक ट्राई का हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? मोनो में HCl आ गया, डाई में H2SO4 आ गया और ट्राई में H3PO4 आ गया। क्लियर है? इसको अगर आप आयनाइज करोगे 3H+ अलग, फॉस्फेटाइन अलग, इसको आयनाइज करोगे 2H+ अलग और सल्फेटाइन अलग, इसको आयनाइज करोगे तो H+ अलग और क्लोराइड आयन अलग। इसको जब करते हैं तो एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहे हैं, इसमें 3 मिल रहे हैं, तो ये मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। बहुत सिंपल सी बात है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम बोल दो आप उस फॉर्मूले के, या H+ आयन बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है एसिड का, वो किसके बेसिस पे है? बेसिसिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा? बेसिसिटी के बेसिस पे। सिंपल कंडीशन है, आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं समझ में। चलो आगे, क्लियर है यहां तक? चलें, अब इसके बाद अपन बात करने जाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है एसिड का, तो ध्यान से देख लो, सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं इसमें। क्लियर है, हाँ या ना? तो एसिड्स मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। 2 टाइप के, मिनरल ऑर्गेनिक, और दूसरा बेसिसिटी के हिसाब से 3 बताए हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। ये एग्जांपल्स कुछ और भी दे रखे हैं इसमें मैंने, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक के, वो आपको याद करने हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, मैं करेक्शन करके दे देता हूं। HCl इज मोनोबेसिक, सही है। HNO3 इज मोनोबेसिक, सही है। H2SO4 इज डाइबेसिक, सही है। यहां फॉस्फोरिक एसिड लिख गया गलती से और इसमें डाइबेसिक लिख गया है, इसको काट लेना। फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक, 3 लिख लेना, 2 को काट के, क्या लिख लेना? 3। और कार्बोनिक एसिड की बात करें, यहां 3 लिख गया है वो गलती से, ये 2 होता है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन कट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड ट्राइबेसिक नहीं होता। मैं लिख के दे देता हूं, H3BO3 दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड। ये याद करना आप, क्यों है? आपको लग रहा होगा 3H+ आयन मिलेंगे, नहीं होता। ऑर्थोबोरिक एसिड का एक स्पेशल केस होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड में आपको 3H+ दिख जरूर रहे हैं, पर वो मोनोबेसिक होता है, ट्राइबेसिक नहीं होता। H3BO3 था मोनो बेसिक एसिड, इट इज नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड। ये स्पेशल पॉइंट मार्क कर लेना नोट बना के। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो कुछ करेक्शन है, फिर उसकी बात करेंगे। चले, थोड़ा बहुत करेक्शन था, टेबल में मैंने कर दिया। H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, चलो नाम देख लो यहीं से ही, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, नाम सही है, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। बट ये ट्राइबेसिक नहीं होता। क्या नहीं होता? ट्राइबेसिक नहीं होता, इट इज मोनोबेसिक एसिड। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? इसका रीजन है क्योंकि जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये एक ही H+ आयन रिलीज करता है, ये कभी भी अपने 3H+ आयन रिलीज नहीं करता और नहीं करता। तो H3BO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। आप सोच रहे हो कि ये 3H+ मिल जाएगा, तो नहीं मिलता ये। चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन एसिडिटी बेसिसिटी के हिसाब से आपको क्लियर होगा। चले, एक बहुत बढ़िया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है आपके, ध्यान से देखें क्या बोल रहा है। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, कितनी? 3। हाँ या ना? उन तीनों टेस्ट ट्यूब में उसने अलग अलग सॉल्यूशन भरा है। एग्जांपल समझते चलना, देखते चलना। क्लियर है? मान लो ये 3 टेस्ट ट्यूब है आपकी, थोड़ा अजीब सा बन गया, देख लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब और ये तीसरी टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास। क्लियर है? इन तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन फिल हो रखा है। क्लियर है? तो ये लिखा है द 3 टेस्ट ट्यूब कंटेन डिस्टिल वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। तो मैं अलग अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूं, किसी में कुछ सॉल्यूशन है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, जिससे आपको पता लग जाए ये सॉल्यूशन अलग अलग है। कलरफुल नहीं होगा वो अलग बात है, आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बट मैं मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है? हाँ या ना? कलर भी ऐसे यूज कर रहा हूं जिसकी आपको फर्क नहीं पता लगे कि आप ये नहीं कहें कि ये पानी है या कुछ और है। ठीक है? ऐसे ही रैंडमली कोई भी कलर यूज कर लेते हैं अपन लोग। चले आगे। तो अब बात आती है किस टेस्ट ट्यूब में आप क्या भर रहे हो, उसकी बात आएगी, तो ध्यान से देखना। ठीक है? किसको A बोल रहा हूं, किसको B बोल रहा हूं, किसको C बोल रहा हूं। ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो C है। क्लियर है? तो वही लिखा है यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब, द 3 टेस्ट ट्यूब कंटेन डिस्टिल वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन एंड द बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। There is only red litmus paper available in order to identify what is
देयर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको ये बता दिया गया 3 टेस्ट ट्यूब है ABC, इन तीनों में सॉल्यूशन भरा है और एक में पानी है, एक में एसिड है, एक में बेस है। आपको ये नहीं बताया किस में पानी है, किस में एसिड है, किस में बेस है। आपको तीनों जंबल करके दे दी और बता दिया कि इन तीनों में एक में पानी है, एक में एसिड है, एक में बेस मिला हुआ है। और आपको क्या आगे मैडम आपकी रेड लिटमस पेपर पकड़ा गई। अब आपसे बोला इसी से ही पता लगाना है जो भी करना है तुम्हें, इसी रेड लिटमस पेपर से तुम्हें पता लगाना है कि इन तीनों सॉल्यूशन में क्या क्या कलर आ रहा होगा, या कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन पानी है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है रेड लिटमस का, आपको और कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है वहां पर लैब में कि आप बेस या एसिड को या न्यूट्रल चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ। आपको केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया और फिर आपसे बोला गया कि ये बताओ इसमें से किस में एसिड भरा है, किस में पानी भरा है और किस में बेस भरा है, विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली रेड लिटमस पेपर। देखें चेक करते हैं, तो वही लिखा है क्या, हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपको बस इतना देखना है कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है। चले तो सुनना मेरी बात, अब रेड लिटमस पेपर को रखना अपने पास। ठीक है, तो सुने, मैं मान ले रहा हूं, आप भी ये मान लो। ठीक है, इसमें मैंने मान लिया है पानी भरा है, आप भी मान लो, क्योंकि मैं अज्यूम कर ले रहा हूं और आंसर इसी के हिसाब से हम सॉल्व कर ले, मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एसिड भरा है और इसमें मैंने बेस भरा है। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? तो मेरे को जो रेड लिटमस पेपर दिया गया मैंने उसको 3 पार्ट में तोड़ लिया, कट कर लिया मैंने उस रेड लिटमस पेपर को। डेफिनेटली आपको मान लो ज्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही मान रहा हूं। एक रेड लिटमस दिया मेरे को, मैंने उसको 3 हिस्सों में बांट लिया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। तो लिटमस पेपर पे आप सब जानते होंगे कि केवल एसिड और बेस का फर्क देखते हैं। एसिड और बेस पता लगता है लिटमस से कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, इतना ही तो पता लगता है और कुछ तो नहीं पता लगता हमें एसिड और बेस के लिए लिटमस पेपर से। तो मैंने उन लिटमस पेपर को 3 हिस्सों में तोड़ लिया। तो जरा गौर से समझना, अगर मैं इस वाले टेस्ट ट्यूब में उस रेड लिटमस पेपर को डालूंगा तो क्या कलर में चेंज आएगा? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये पानी है और मैंने मान लिया है, आप भी मान लो ना यार, ए है, वाटर है। तो अगर मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो क्या उस रेड लिटमस पेपर का कलर बदलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी इज न्यूट्रल। कोई बात नहीं, उसे रख रहने दो। अब मैंने एक्सक्यूज मी इस बी वाली टेस्ट ट्यूब में उस रेड लिटमस को पेपर को डाला, क्या फर्क देखेगा? नहीं। क्यों? वो क्या है? एसिडिक है। बट जब मैं उस रेड लिटमस पेपर को इस सी वाले ट्यूब में डालूंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगा? बेस। क्या पता लग जाएगा? बेस। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने पहले लिटमस पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से बेस पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? बेस। तो मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब को हटा के कहीं और रख दूंगा। रख दिया टेस्ट ट्यूब, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब मुझे कंफर्म हो गई डेफिनेटली उसमें क्या होगा? बेस। क्योंकि आपकी मैम ने, आपके टीचर ने ये बताया कि इन 3 ट्यूब में से एक में बेस भरा है, एक में एसिड भरा है, एक में पानी भरा है। तो पहले लिटमस रेड लिटमस पेपर से तुमने क्या चेक कर लिया? सी वाली किसकी है? बेस की बनी हुई है। इसको हटा दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक न्यूट्रल एक एसिड। अब आप इसमें भी रेड लिटमस पेपर डाल लो तब भी कोई कलर चेंज नहीं आ रहा, इसमें भी रेड लिटमस पेपर डाल लो तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब बात आती है पता कैसे लगे भाई कौन एसिड है कौन बेस है। तो अगर आप गौर से देखें, ध्यान से समझें, तो मैंने जो इसमें रेड लिटमस डाला था उसने उस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दिया था? ब्लू में। हाँ या ना? तो क्या मैं उस स्ट्रिप की मदद से यहां पर टेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सुनना, जो रेड लिटमस पेपर हमने इसमें डिप किया था उसमें ब्लू कलर आ गया होगा, तो मैंने क्या किया, ड्रॉपर से इस बेस का ड्रॉप्स निकाल लिए। ड्रॉपर एक वो होता है सब्सटेंस जैसे ड्रॉप्स निकाली जा सकती है, क्योंकि बहुत अमाउंट में नहीं निकालूंगा, थोड़ा अमाउंट में मैंने बेस ड्रॉपर की मदद से बाहर निकाल लिया। और आपके पास क्या दे रखा है? रेड लिटमस पेपर। क्या दे रखा है? रेड लिटमस पेपर। मैंने क्या किया, उस ड्रॉपर से इस बेस का सॉल्यूशन उस रेड लिटमस पेपर के ऊपर गिरा दिया। क्लियर है? और उस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने? ब्लू में। किस में कन्वर्ट कर लिया? ब्लू लिटमस में। हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट होगा भाई, रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू। फिर मैंने क्या किया, उस ब्लू लिटमस पेपर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ए और बी। तो क्योंकि मेरे पास तैयार क्या होके आ गया रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बेस डाल दिया, उसका कलर चेंज कर लिया। अब रेड डाल रहा हूं जब मैं ए और बी में, तो फर्क पता लग नहीं रहा है। अगर मैं ब्लू लिटमस डालूं तो पता लग जाएगा, क्योंकि रेड ही आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर नहीं है। तो मेरे पास दिमाग है, अब ब्लू नहीं है तो दिमाग तो है कि नहीं है, तुम्हारे पास भी होगा, हाँ या ना? तो आपने क्या किया, बेस को निकाला ड्रॉपर से, रेड को काय में कन्वर्ट कर लिया? ब्लू में। उस रेड के ब्लू वाले के आपने 2 हिस्से काट लिए। कितने हिस्से काट लिए? 2 हिस्से। थोड़ा सुखा लेना, ब्लू लिटमस कन्वर्ट होकर आपका सॉल्यूशन में दिख जाएगा। अब ले जाना उन दोनों ब्लू लिटमस पेपर को, एक तो डाल देना बी वाली ट्यूब में, एक डाल देना ए वाली ट्यूब में, आपको कलर चेंज दिख जाएगा।
इसमें जब आप वो ब्लू लिटमस जो आपने कन्वर्ट किया है रेड से उसको डालोगे, उसके कलर पे कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही आप इसमें डालोगे वो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज शो कर देगा। क्लियर है? तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा बी में एसिड भरा है और ए में पानी भरा है। तो हमने क्या कोई ब्लू लिटमस पेपर यूज किया? नहीं किया। हमने रेड की मदद से ही तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया। रेड से पहले तो इसका पता लग जाएगा, फिर उसी रेड को हम ब्लू में कन्वर्ट कर लेंगे बेस गिरा के, और उस ब्लू के दो हिस्से करके दोनों डिप कर देना। ए में चेंज फिर भी नहीं दिखेगा, बी में चेंज दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये रेड लिटमस से चेंज शो करेगा ना ये ब्लू लिटमस में, बट ये वाला तो शो करेगा कि नहीं करेगा। तो डेफिनेटली आपको तीनों सॉल्यूशन या तीनों टेस्ट ट्यूब में पता लग जाएगा किसमें आपने एसिड रखा है, किसमें बेस रखा है और किसमें पानी रखा हुआ है। क्लियर है या नहीं? उम्मीद करूंगा ये तीनों क्लियर होंगे। चले आगे। तो यही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं और नोट कर लें। ठीक है, चेक कर लो एक बार पढ़ के। चले आगे। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। यही चीज लिखी हुई है मेरे ख्याल से सारी एज इट इज। चलो अगला देखेंगे। तो यहां तक बात हुई भैया किसकी? टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और टेस्ट आ गया एक छोटा सा लिटमस पेपर टेस्ट। क्योंकि बेटा दो ही होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू। रेड बेस के साथ रिएक्ट करके ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू लिटमस एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंसेप्ट होता है। क्लियर है? बट आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में केवल रेड लिटमस दिया था, फिर भी हमने तीनों को आराम से आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि लिटमस पेपर नहीं है पर थोड़ा बहुत दिमाग दिया है भगवान ने, उसको खर्च करना है। चले आगे, आया ना? क्लियर है? तो अब हम बात करने जाएंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। किसकी बात करेंगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। अब एसिड्स कैसे केमिकली बिहेवियर अपना शो करते हैं, कि जब भी वो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसी रिएक्शन शो करेंगे, किस टाइप की रिएक्शंस वो शो करेंगे, तो उसी की बात करने जाएंगे अब हम। ठीक है, हाँ या ना? क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। इन शॉर्ट, एसिड जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या केमिकल चेंज शो होता है, कौन सा केमिकल चेंज शो होता है। ध्यान से देखें। क्लियर है? देखें भाई, सबसे पहला रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। आपको 4-5 टाइप की रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं, पहले नाम दिखा देता हूं सारे, कौन कौन से केमिकल बिहेवियर हमें एसिड को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। उसके बाद एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। उसके बाद एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, उसके बाद एसिड और बेस डायरेक्ट इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे। क्लियर है? और फिर ये मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की। चले तो देखते हैं एक एक करके, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। किसके साथ बात करेंगे? एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। कि अगर कभी भी मेटल है और एसिड भेजा गया, उसके ऊपर रिएक्ट कराया गया, तो क्या हर मेटल रिएक्ट कर जाएगी या कुछ लिमिटेड मेटल ही रिएक्ट करेंगे? तो बेटा एक पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। जनरली एसिड्स के साथ मोर रिएक्टिव मेटल्स ही रिएक्ट करती हैं। क्लियर है? जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में, उसमें मैंने आपको केमिकल पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दी थी। मैंने बोला था जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देते हैं उसके सॉल्यूशन से, और हाइड्रोजन का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से जनरली हम एसिड्स को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? एसिड्स को। क्लियर है कि नहीं? उसी की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो ज्यादातर जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो ही एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। क्या लिबरेट करती हैं? हाइड्रोजन गैस। हर मेटल नहीं। आप किसी एसिड के साथ गोल्ड को रिएक्ट कराओ, नहीं रिएक्ट करेगा, नहीं निकलेगी हाइड्रोजन। सिल्वर को रिएक्ट कराओ एसिड के साथ, नहीं लिबरेट करेगा हाइड्रोजन इतनी आसानी से, हाँ या ना? तो जनरली हर मेटल आसानी से रिएक्ट नहीं करता है हर एसिड के साथ। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, हाँ या ना, आयरन, निकेल, टिन, ये सब रिएक्ट करते हैं आसानी से हाइड्रोजन के साथ। हर कोई मेटल आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो वही लिखा है डाइल्यूट एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड नहीं लेते, नॉर्मल डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। ये दोनों के दोनों कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं बेटा? हाइड्रोजन।
सर्टेन मेटल्स का मतलब बेटा याद रखना, यहाँ हर मेटल का सर्टेन बोल दिया इसने पहले, अपनी सेफ साइड खेल गया वो। क्यों कह दिया उसने सर्टेन? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम दीज आर नोबल मेटल्स, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट ही, डाइल्यूट तो छोड़ो, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं रिएक्ट कर पाती आराम से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो नोबल मेटल्स है, अनरिएक्टिव मेटल्स है। कैसी है? अनरिएक्टिव मेटल्स है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज कर दिया गया सर्टेन मेटल्स। इसका मतलब होता है सारी मेटल नहीं, कुछ ही मेटल्स, और वो मैं बता चुका हूं कौन सी होती है, रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आती है। रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई है सारी मेटल्स की, उसमें हाइड्रोजन बीच में था, तो जो मेटल ऊपर की तरफ आती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आती है वो कम रिएक्टिव होती है। तो उन्हीं मेटल्स की बात कर रहा है जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो ही इन डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस लिबरेट करेंगे? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अब क्या केवल हाइड्रोजन गैस बनेगा? नहीं, हाइड्रोजन गैस के साथ सॉल्ट भी बनता है। क्या बनता है बेटा? सॉल्ट। रिएक्शन चेक करें जरा, आपके सामने है, थोड़ा बड़ा कर दूं से, दिख जाएगी आपको रिएक्शन। एक्सक्यूज मी, देखें, पहला मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है बेटा। कौन सी मेटल है? रिएक्टिव। किसके साथ रिएक्ट करी? H2SO4, वो भी कैसा? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब पानी में बोल रखा है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं, डाइल्यूट है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम शायद गलती से सुना हो आपने। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाइड्रोजन हटी, मैग्नीशियम बैठ गई। अब हाइड्रोजन कहां जाएगी? उड़ जाएगी। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में लिबरेट हो गई बेटा। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में लिबरेट हो जाती है? गैस। तो वही तो बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये सॉल्ट है, MgSO4। कौन है बेटा? सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। चले एक और केस, सोडियम। ये भी एक रिएक्टिव रिएक्शन, एक रिएक्टिव मेटल है। रिएक्शन कंप्लीट कर लेना, बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा मैं चेक कर देता हूँ। 2Na, हाँ ठीक है, अब बैलेंस है। यहाँ 2 लगा लेना। 2Na प्लस H2SO4 फॉर्म्स Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सेम काम हुआ है, सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वही तो बोल रहे हैं कि कुछ मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो मेरे ख्याल से यही वो मेटल्स हैं जो ये काम कर रही हैं, और हम सीधी भाषा में बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं? मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, सोडियम HCl के साथ करा, ठीक है, क्या बन गया? 2NaCl। क्या निकल गया? 2NaCl। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। वापस से क्लियर है या नहीं? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो वही बात बोल रखी है यहाँ पर, क्या? डाइल्यूट एसिड्स जैसे कि HCl और H2SO4 कुछ मेटल्स मतलब रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो एसिड का पहला केमिकल बिहेवियर कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। किसको लिबरेट कर देता है? हाइड्रोजन गैस को। चले आगे, एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, वो उसी के लिए लिखा हुआ है। दिस इज अ नोट। ठीक है, क्या बोला है? Metals that can displace hydrogen from dilute acids are known as active metals. Active metal का मतलब ही होता है reactive metal. क्लियर है? तो वही बात है, हर मेटल नहीं करता ये काम, कुछ ही मेटल्स करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को क्या बोला जाता है बेटा? मार्क कर लेना, ये बेसिक टर्म है जो यूज किया जाता है। क्या? एक्टिव मेटल्स। कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये सब बेटा रिएक्टिव या एक्टिव मेटल्स होते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा देंगे। एक एग्जांपल वापस से कोई भी ऊपर से चिपका लेना एग्जांपल, यहाँ पे जिंक का दे रखा है, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ZnS4 अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस वापस से निकल गई। सिंपल सा केस, सेम केस था, कोई नया केस नहीं है, उसी की बात घुमा फिरा के कर रहे हैं हम। बट हर मेटल ये काम नहीं करता, नहीं करता और नहीं करता। चल रहा हूं मैं आगे, क्लियर है कि नहीं? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। आगे सुने, क्या एक और पॉइंट, द एक्टिव मेटल दैट लाई अबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, वो ये रिएक्टिविटी सीरीज, हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इसका मतलब होता है वो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से लूज कर देंगे। क्लियर है? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हाइड्रोजन से कहां है? ऊपर है। कहां पर है? ऊपर है। तो वो मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैसे होता है नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों कहते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेटल बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, और जैसे ही उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, हाइड्रोजन का काम हो जाएगा। किसका काम हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्योंकि जरा मैं इस रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में बना के दे रहा हूं, देखना ध्यान से। ऊपर वाली रिएक्शन को मैं आयन की फॉर्म में बना के दे रहा हूं, देखना। जिंक प्लस 2H पॉजिटिव फॉर्म्स
Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस। जरा गौर से देखो, समझ गए होगे। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिसको किसने लपक लिया, हाइड्रोजन ने, और हाइड्रोजन काय में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस में, और जिंक काय में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। हाँ या ना? मेरे ख्याल से इसी की बात कर रहा है, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखेगा। तो जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसने एसिड में से क्या लिबरेट करा दी, हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट करा दी, हाइड्रोजन गैस। तो वही लिखा हुआ है क्या, द एक्टिव मेटल दैट लाई अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्वेश्चन आता है, क्लियर है? आगे सुनना। देयर एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेरे ख्याल से जिंक ने Zn+2 बनाया था। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव आयन ऑफ द एसिड एंड H2 गैस इज लिबरेटेड। मेरे ख्याल से यहां पर यही हुआ है। जिंक था सॉलिड, H+ आयन हाइड्रोनियम आयन, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, हाइड्रोजन ने गेन किए, जिंक कन्वर्ट इनटू Zn+2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्लियर है? तो यही लाइन लिखी हुई है, यही मतलब है सब कुछ। चले आगे। और इन मेटल्स को क्या कहेंगे हम, एक्टिव मेटल्स या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। दैट्स इट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो, आगे बढ़ो। हाँ या ना? तो ये मेरे ख्याल से पहली केमिकल प्रॉपर्टी हुई मेटल्स की, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। ठीक है, तो एक ही काम कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या लिबरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। चले अब हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। किसकी, एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, किसी करा रहे हैं, एसिड की। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। सिंपल सी बात है। मेटल ऑक्साइड सब जानते होंगे, जनरली बेसिक होती है नेचर में। कैसी होती है बेटा, बेसिक होती है नेचर में। क्लियर है? तो वही लिखा है पहला पॉइंट, देखना ध्यान से। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन में भी यही होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही होता है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बन रहा है। क्या यहां गौर से देखो, यहां पर भी तो वही काम हो रहा है, यहां पर भी तो वही काम हो रहा है। एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करी, कौन करी, एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करी, और क्या बना रही है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेरे ख्याल से इसी लाइन से कंफर्म होगा कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक। इसी लाइन से कंफर्म हो गया भाई कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, क्योंकि ये एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही काम करता है। चलें आगे, एग्जांपल देखें। क्लियर है? तो वही लिखा है। इसी वजह से दूसरी लाइन में मैंने मेंशन भी कर दिया है, क्या, मेटल ऑक्साइड आर आल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये खुद बता रही है, ये खुद बता रही है कि मेटल ऑक्साइड एक बेस है, क्योंकि जब एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बन के आता है। एग्जांपल्स देखें, चेक करो। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लें, आप लोग समझ जाओगे। क्लियर है? जिंक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 को, H2SO4 के साथ जिंक और हाइड्रोजन की जगह बदल लेना। ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन की जगह बदल ले, जिंक इधर भेज दे, हाइड्रोजन इधर लिया, तो मेरे ख्याल से एक सॉल्ट बन गया और दूसरा वाटर बन गया। सिंपल सी, सेम काम इसमें, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, जिंक को हाइड्रोजन की जगह भेज दे, हाइड्रोजन को जिंक की जगह लिया, तो ZnCl2 सॉल्ट बन गया, वाटर निकल गया। कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करा, कॉपर को हाइड्रोजन की जगह भेज दे और हाइड्रोजन को कॉपर की जगह भेज दे, तो यहां पर बेटा एक काम कर लेना, HCl के पहले 2 लगा लेना। थोड़ी बैलेंस नहीं है रिएक्शन, अब बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन क्लोराइड के पहले क्या लगा लेना, 2, तो कॉपर इसकी जगह आ गया, हाइड्रोजन पहले आ गया, तो कॉपर कन्वर्ट इनटू सॉल्ट, हाइड्रोजन गया वाटर बना लेगा। सेम चीज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोजन को मैग्नीशियम की जगह और मैग्नीशियम को हाइड्रोजन की जगह, MgCl2 सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मेरे ख्याल से हर रिएक्शन में एक सॉल्ट बनना है, एक वाटर बनना है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और न्यूट्रलाइजेशन में एक ऐसा तुम्हें पता है कौन है, एसिड, तो डेफिनेटली ये जो होंगी, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स, तो ये सारी की सारी कैसी होंगी, बेसिक। ठीक है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। क्लियर है यार? जल्दी बताएं, कर पाएंगे? हटाऊं, आगे बढ़ूं? चले अगला देखें। हाँ या ना? ये मेरे ख्याल से दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर होगी। पहले मेटल के साथ रिएक्ट कराया, फिर हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। अब हम रिएक्शन कराने जाएंगे मेटल कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की। किसकी बेटा, कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स। अब होते क्या फर्क है, बहुत सिंपल फर्क है। कार्बोनेट होता ही है CO3 2 नेगेटिव आयन, और बाइकार्बोनेट होता ही है
HCO3 नेगेटिव आयन। इसके आगे मेटल लगा लियो जो भी पसंद हो तुम्हें, ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो वो मेटल लगा लेना, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का फर्क है। चलो आगे। अब जब एसिड इन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सुनना याद रखना हमेशा, दोनों पे बात लागू होती है। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के जो सॉल्ट होते हैं, पहले से वो सॉल्ट है, डेफिनेटली कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, ठीक है, बाइकार्बोनेट वो भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, अगर आप उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, किसके साथ, एसिड के साथ, तो वहां तीन चीजें बनती हैं, दो तो बनेंगी, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन मत मान लेना इसे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का स्पेसिफिक फीचर होता है कि वहां सॉल्ट और वाटर ही बनता है, बट यहां केवल सॉल्ट और वाटर नहीं बनना, सॉल्ट और वाटर तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट हो जाती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैसेस लिबरेट होती है, क्लियर है। हाँ सॉरी, दोनों गैस एक ही मेरे ख्याल से, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही लिबरेट होगी, हाइड्रोजन नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। कौन सी गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजें बनाई जाती हैं। एग्जांपल देखो, सब समझ जाओगे, सिंपल केस आएगा, ठीक है, चेक करो जरा। कैल्शियम कार्बोनेट सब जानते हैं कौन सा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्लियर है। कौन सा कार्बोनेट है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। HCl के साथ रिएक्ट कराया, कैल्शियम और हाइड्रोजन की जगह अदली बदली करते पहले तो, ठीक है। तो एक तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, एक तुम्हारा H2CO3 बनना चाहिए, हाँ है ना। नहीं तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को गौर से देखें तो कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैल्शियम की जगह। तो हमारे हिसाब से दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक तो बनना चाहिए CaCl2 और दूसरा बनना चाहिए हमारा कार्बोनिक एसिड। क्या बनना चाहिए, H2CO3। पर कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्शन में हीट बनती है, ठीक है। वो कार्बोनिक एसिड बहुत जल्दी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको। कैल्शियम का तो सॉल्ट बना दियो, ऑक्सीजन वाटर बना दियो, और बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में से निकाल लियो। किस में से निकाल लियो, कार्बोनेट में से। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में आप दो काम होते हैं बेटा, पहले तो आपका H2CO3 बनता है, पर वो हाथ की हाथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, दोनों काम होते हैं यहाँ पर, याद रखना। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि इस कैल्शियम कार्बोनेट ने जब रिएक्शन कर रही है तो एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाती है HCl के साथ, क्लियर है। तब भी आंसर दिख जाएंगे आपको, तब भी आंसर्स दिख जाएंगे, पर आप शॉर्ट में याद रखें तो सिंपल केस है, कैल्शियम को हाइड्रोजन की जगह भेज, हाइड्रोजन को कैल्शियम की जगह भेज पहले, तो CaCl2 निकल जाएगा, और आपको क्या लगेगा, H2CO3 बनना चाहिए, पर H2CO3 बनता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड इस रिएक्शन में स्टेबल नहीं होता, बहुत जल्दी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, या फिर ये बनता ही नहीं है वो एक्चुअल में वो बनता ही नहीं है। हाइड्रोजन सीधा आएगा कार्बोनेट आयन के साथ, जैसे ही रिएक्ट करता है हाइड्रोजन तो कार्बोनेट में से CO2 हटा देता है, वाटर बना लेता है, CO2 हटा लेता है और खुद वाटर बना लेता है। चलो आगे अगला केस देखें। सेम काम आयरन कार्बोनेट FeCO3 H2SO4 के साथ, H2 को निकाल ले हाइड्रोजन की जगह आयरन को भेज दे, फेरस सल्फेट बन गया सॉल्ट। हाइड्रोजन जब कार्बोनेट के पास आया तो एक तो वाटर बना और एक CO2 निकल गई, वाटर बना और एक CO2 निकल गई। सेम चीज बाइकार्बोनेट में भी ये होता है। किसमें बेटा, बाइकार्बोनेट में 2NaCO3 फॉर्म प्लस H2SO4, सोडियम को इधर भेज, हाइड्रोजन को इधर भेज, तो सोडियम इधर गया तो सोडियम सल्फेट बना Na2SO4। पर जब इस बाइकार्बोनेट के पास कौन आता है, हाइड्रोजन, तो ये H2CO3 नहीं बनेगा, ये H2O और CO2 में टूट जाता है, H2O और CO2 में टूट जाता है। तो चाहे कार्बोनेट के पास हाइड्रोजन जाए, चाहे बाइकार्बोनेट के पास हाइड्रोजन जाए, दोनों केस में आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, दोनों केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल के आता है। मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं उसके अलग से, 2NaHCO3 प्लस H2SO4। देखें जरा सोडियम निकाल लो, HCO3 नेगेटिव, दो बच जाएंगे, ठीक है, हाँ या ना। तो एक तो बन गया Na2SO4 प्लस एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे दो बाइकार्बोनेट आयन है, तो दोनों को एक एक जब मैं हाइड्रोजन दूंगा तो H2CO3 बनता, पर वो चीज स्टेबल नहीं होती, तो वो बहुत जल्दी H2O
और CO2 में टूट जाएगा, इसमें H2O और CO2 में टूट जाएगा। अभी बैलेंस नहीं है ये, अगर आपको बैलेंस करनी है तो यहां पर भी 2 लगा लियो और यहां पर भी 2 लगा लियो, बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? हाँ है ना? अगर आपको बैलेंसिंग की दिक्कत हो 2 लगा लेना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। चलो आगे, अगली देख। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिक सी 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। पहली मेटल्स के साथ रिएक्शन, दूसरी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तीसरी मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। फर्क बहुत छोटा छोटा सा है। मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन जैसी सॉल्ट और वाटर वाला बन रहा है, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ हो रहा है तो सॉल्ट वाटर तो बन ही रहा है, साथ ही साथ CO2 गैस भी इवॉल्व हो रही है। और CO2 को टेस्ट करने के लिए एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है लाइम वाटर का। इसका लाइम वाटर में CO2 पास कराते हैं, मिल्की टर्न हो जाता है। कैसा कन्वर्ट हो जाता है? कलर मिल्की कलर। ठीक है कि नहीं? उससे प्रेजेंस पता लग जाते हैं CO2 की। तो जनरली इन रिएक्शन को पता लगाने के लिए होता है, जनरली ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट देते हैं CO2 का, तो इसमें पता लगता है क्योंकि बिल्कुल बबल्स निकलते हैं बढ़िया बढ़िया से और गैस निकलती है, उस गैस को लाइम वाटर से पास कराना, मिल्की टर्न हो जाएगी, बिल्कुल मिल्की कलर हो जाता है उसका। क्लियर है? चल रहा हूं मैं आगे, ध्यान से सुनना। चले अगला। अब सीधा सीधा डायरेक्ट बोला उसने एसिड और बेस, बताने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। तो एक बनेगा सॉल्ट, दूसरा बनेगा वाटर, दो चीज बनेगी। एक क्या बनेगा? सॉल्ट, और दूसरा क्या बनेगा? वाटर। चेक करें तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो आप ऊपर के एग्जांपल कोई भी उठा लेना, मेटल ऑक्साइड वाले एग्जांपल थे, कोई से भी एग्जांपल उठा ले, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में। मैंने भी वो एग्जांपल उठाया HNO3 का प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज बेसिक। मेटल ऑक्साइड लिया मैंने सीधी, क्या लिया? मेटल ऑक्साइड। दो ले लेना, तो H और Mg दोनों जगह बदल लेते हैं। तो एक तो बनता है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, दिस इज सॉल्ट, ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, एंड दिस इज वाटर। बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, हाँ है ना? चलो आगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सीधी करा दो एसिड बेस की रिएक्शन। एसिड के नाम पे HCl ले लो, बेस के नाम पे NaOH ले ले। ये बचपन में सबको पढ़ाई जाती है। NaCl बन जाएगा प्लस पानी बन जाएगा, खत्म। दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर, दैट्स इट। तो बेसिक सी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। उम्मीद करूंगा कर लोगे। चलो आगे, क्लियर है? तो हाँ या ना? तो 4 टाइप की आपकी केमिकल बिहेवियर होगा एसिड के, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, बेसिस के साथ। ठीक है, चलें आगे, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, ये आप क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें। मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, पढ़ो खुद, चेक करो, मैं तब बताऊंगा। वीडियो पॉज कर लेना, नहीं तो देख लो। मेरे ख्याल से जितना पढ़ाया उसी में से ही है। पहली रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। अभी इतनी सारी रिएक्शन लिख के दिए, क्या बनना था? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट के साथ सेम चीज, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन है, बिल्कुल मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की फोटोकॉपी है। होता ही न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड नॉर्मल है, मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। मैंने तीनों रिएक्शन भी लिख रखे, नहीं तो आप ऊपर में से कोई भी एग्जांपल यहां चिपका दें, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक है, मेरे ख्याल से खुद कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोले, पक्का? अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ रिएक्शन छपी हुई है, कॉपी कर लेना, आंसर मिल जाएगा। चले, कोई दिक्कत? एक और नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? नोट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखें। क्या? एग शेल की बात कर रहा है, जो अंडे का ऊपर का कवर होता है। कभी अंडा फोड़ा होगा तो ऊपर बिल्कुल व्हाइट कलर का हार्ड सब्सटेंस सा होता है, कवर होता है, अंडे की शेल कहते हैं उसे। क्लियर है? काय की बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। काय की बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वही लिखा है, एग शेल ऑल्सो कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा एग शेल जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, उस शेल की मेन कंपाउंड उसमें ये होता है, दैट इज द कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम का। क्लियर है? इसीलिए अगर हम उस एग शेल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, अंडा फोड़ना, अंदर का सामान हटा देना, उस कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेना, एग शेल को, पता लगी एक बीकर में एसिड बनना,
उसमें डाल देना, CO2 लिबरेट हो जाएगी। क्या लिबरेट हो जाएगी? CO2। उसी से कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन है? कार्बोनेट है। कौन है? कार्बोनेट है। चले तो याद रखना एग शेल की मेन कॉम्पोजिशन होती है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर उसको आपने एग शेल, अंडा फोड़ा, शेल ले लिया और उस शेल को अगर आपने किसी एसिड में डाला तो वो एसिड में डिसॉल्व होने के बाद जब शेल मिलेगा एसिड में तो CO2 गैस लिबरेट होगी। तो डेफिनेटली वो क्यों हो रही है? क्योंकि उस शेल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। चलो आगे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। ध्यान से देख लें एक बार, ठीक है? तो मैं एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं क्या क्या पढ़ा हमने केमिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहली पढ़ी मेटल के साथ रिएक्शन, कौन सी गैस लिबरेट हो रही थी? हाइड्रोजन। दूसरी हमने पढ़ी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन जो कि एक बेस है, तो क्या हो रहा था? सॉल्ट एंड वाटर। तीसरी हमने पढ़ी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, जिसमें क्या बन रहा था? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथी हमने पढ़ी एक एसिड और एक बेस की, तो जिसमें सिंपल न्यूट्रलाइजेशन दैट इज सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। चले आगे। तो ये बेसिक से आपके केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल बिहेवियर है, केमिकल रिएक्शन है जो एसिड्स शो करते हैं। कौन शो करते हैं बेटा? एसिड्स। हाँ या ना? कर पाओगे इतना कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो आगे अगला। अब हम बात कर रहे हैं एक और टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो तीसरा आ गया ये। पहला क्या था? सोर्स या अकरेंस के हिसाब से। दूसरा क्या था? बेसिसिटी के हिसाब से। अब तीसरा क्या है? स्ट्रेंथ। तो दो ही टाइप के पढ़ेंगे हम। कुछ एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग, कुछ एसिड होंगे वीक। तो मैंने पहले ही लिखा चुका हूं कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है और कौन वीक होता है, ठीक है? या फिर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक का केस बनाता है, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? जनरली वैसे दो ही पढ़ाए हैं। मिनरल एसिड्स तो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे और ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होंगे। क्लियर है? अब कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो सारी चीजें देखते चलेंगे, ठीक है? स्ट्रेंथ के बेसिस पे अब हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सुनना क्या, दो ही पढ़ाते हैं अपन। एक पढ़ाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे पढ़ाएंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जाता है और वीक को वीक क्यों बोला जाता है उसका रीजन दूंगा, ठीक है कि नहीं? देखें क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड का। एसिड दैट कैन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। खत्म बात। वो एसिड जिसको अगर आपने पानी में डाला और वो एसिड पूरा आयोनाइज हो जाए, मतलब वो अपने आयंस में टूट जाए। किसमें टूट जाए? अपने आयंस में। H+ आयंस अलग और उसके एनायंस अलग। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। पर कंप्लीटली का मतलब 100%। आपने अगर 1 मोल एसिड मिलाया या 1 ग्राम एसिड मिलाया तो वो पूरा का पूरा 1 ग्राम एसिड टूट जाना चाहिए। उसके अंदर जितने भी H+ है 1 ग्राम एसिड के अंदर, वो सारे अलग, एनायंस सारे अलग, तभी हम उस एसिड को क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग। तो वही लिखा है एसिड्स दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल, जितने भी मिनरल एसिड्स आपको याद है सब चिपका देना। कोई भी मिनरल एसिड मिले उठा के यहां चिपका दियो। क्लियर है? जितने भी आपको मिनरल एसिड मिलेंगे वो सारे के सारे यहां लगा देना स्ट्रॉन्ग एसिड में। चलू मैं आगे कि नहीं? एग्जांपल दे रखा है किसका? HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का। ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें पानी में मिलाएंगे, HCl को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो अब HCl साथ में नहीं रहेगा, H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। जब हम H2SO4 को पानी में मिलाएंगे तो अब वो दोनों साथ में नहीं बैठे होंगे, H+ अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। चले एक डायग्रामेटिक व्यू बना रखा है, कुछ नहीं किया है। पहला एक बीकर है, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं फिर भी बना दे रहा हूं। मान लो इस बीकर में मैंने क्या भर रखा है? HCl भर रखा है। क्या भर रखा है बच्चा पार्टी? HCl। तो इस HCl को अगर हम रखेंगे तो यहां अगर आप देखोगे ना तो वो H और Cl मॉलिक्यूल्स साथ में बैठे होंगे। वो H और Cl मॉलिक्यूल्स साथ में बैठे होंगे, पूरा पूरा मॉलिक्यूल बैठा होगा HCl का, अलग अलग नहीं होगा। बट इसी को अगर आप पानी में डिसॉल्व कर दोगे, किसमें डिसॉल्व कर दोगे? पानी में। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, भर देता हूं मैं पानी तुम्हारे लिए। ये मान लो पानी भर गया, ठीक है? और आपने क्या किया? इस HCl को चेक करना, इस HCl को उठाया और ले जाके इस पानी में डाल दिया, HCl पटक दिया। जैसे ही आप ये करोगे, जैसे ही आपने इस एसिड को इस पानी में मिलाया, अब आपका H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। अब इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर हो गए। H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। क्लियर है? और जितना भी इसमें HCl साथ में था वो पूरा का पूरा आप डाल दोगे तो जितने भी HCl के मॉलिक्यूल थे H+ अलग, Cl- अलग।
चलो आगे गिने, क्लियर होना चाहिए यहां तक, क्लियर है। तो इसे कहते हैं हम 100% आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? 100% आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब आयंस का फॉर्मेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब आयंस का फॉर्मेशन 100% हो रहा है। चले, वहीं पे वीक एसिड में ये नहीं हो रहा होगा, बस इतना ही तो फर्क हो, और क्या, इतना ही फर्क है, और कोई फर्क है ही नहीं, क्लियर है। तो वही लिखा है, एसिड दैट आर वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। खत्म बात, ये कंप्लीटली टूटते नहीं है। इनका पता है डिसोसिएशन कितना होता है? मात्र 5% और लेस। अगर ये आयंस बनाते भी हैं तो मिनिमम या तो 5% तक रहता है या उससे कम, इससे ज्यादा ये टूटते ही नहीं है। अगर आप इसको एसिडिक एसिड या कोई भी जनरल वीक एसिड उठा के आप पानी में डालोगे ना, वो मुश्किल से मुश्किल 5% तक टूट, 5% तो बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए। 5% आने का मतलब इसने कोई कीर्तिमान साबित कर दिया, कोई रिकॉर्ड बना दिया एक तरीके से, ठीक है। नहीं तो जनरली इनका जो डिसोसिएशन होता है वो 5% से कम ही होता है। कितने परसेंट से? 5% से कम ही होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वो एसिड जो वीकली आयनाइज होते हैं पानी में, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। सिंपल सा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स आप पढ़ते हो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ते हो, सब चिपका देना यार। एग्जांपल, कार्बोनिक, एसिटिक, फॉर्मिक, ये सारे बेंजोइक एसिड तक पढ़ाया मैंने यार, हाँ या ना। वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आप चिपका लेना, वो सब के सब कौन है? वीक एसिड। क्योंकि अगर वो रिएक्ट करते हैं पानी में या पानी में जाके डिसॉल्व होते हैं तो पूरी तरीके से टूटते नहीं है, मात्र उनके 5% मॉलिक्यूल्स ही टूट पाते हैं, या 5 से कम % ऑफ मॉलिक्यूल ही टूट पाते हैं पानी में जाने पर। और पिछले वाले में क्या था ये चीज? 100%। कैसी थी? 100%। चलू मैं आगे कि नहीं? चल, क्लियर है यहां तक? तो एक क्वेश्चन देखना या नोट मान लो उसे चेक कर ले। पहला वो नोट सिंपल है, उसमें यही लिखा हुआ है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो वो लिखा है, इन जनरल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड व्हाइल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। इतनी देर से मेरे ख्याल से मैं यही बोल रहा हूँ, क्लियर है। जितने भी स्ट्रॉन्ग है वो सारे मिनरल एसिड्स हैं, और जितने भी वीक है वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक्वारेजिया पढ़ाया हुआ है मैंने। ये क्या? एक्वारेजिया पढ़ाया हुआ है मैंने, क्लियर है। अब क्या होता है तो सुन लेना, इट इज अ मिक्सचर। एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल से 2 डब्बे बना रहा हूं मैं, यहां बना दे रहा हूं, जगह है मेरे पास, ठीक है। ये 2 डब्बे हैं और ये एक बड़ा बीकर है, चेक करना। एक में मेरे पास ऐसे ही कलर अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें तो है मेरे पास HCl और इसमें मेरे पास क्या है? HNO3। ये लिख दे रहा हूं दोनों, है ना? दिख रहा है? हाँ है ना? दिख रहा है क्या? दिख रहा है उसमें? क्लियर है? चेक कर लेना। ये ब्लू कलर का HCl बना दिया मैंने और ये ग्रीन कलर का HNO3 बना दिया मैंने, ठीक है। अब फर्क क्या है? इसके मेरे को लेना है 3 वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम का मतलब 3 ml भी हो सकता है और 3 लीटर भी हो सकता है। वो हमें देखना है कि हमें लीटर में सॉल्यूशन बनाना है, मिक्सचर बनाना है या ml में। तो इसके तो हम यूज करते हैं 3 वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम इन द सेंस ऑफ ml भी हो सकता है या लीटर भी हो सकता है। तो मैंने मान लो 3 वॉल्यूम लिख दिया। इसका मतलब आप खुद देख लीजिएगा कि आप लीटर में सॉल्यूशन बना रहे हो या ml में। अगर लीटर में बना रहे हो तो ये वॉल्यूम को हटा के ml लगा लेना, सॉरी लीटर लगा लेना। और अगर ml में सॉल्यूशन बता रहे हो तो वॉल्यूम को हटा के ml लगा लेना। तो इसके तो 3 वॉल्यूम ले रहे हैं और इसके कितने वॉल्यूम ले रहे हैं? 1 वॉल्यूम। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जिससे दिख जाएगा वो प्रॉपर, ठीक है। थोड़ा ऊपर बना देते हैं जिससे यहां लिख नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं HNO3। कितने वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम, याद रखना। तो 3 वॉल्यूम तो इसके लिए, 1 वॉल्यूम इसका लिया, उठाया, इस बड़े बीकर में रख दिया। किसमें रख दिया? इस बड़े बीकर में। अब ये क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर का मतलब मेरे ख्याल से तुम डायग्राम देख के, कलर देख के समझ पा रहे होगे कि इसमें क्या क्या मिला है। इसमें आपका HCl भी मिला हुआ है और HNO3 भी मिला हुआ है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है बेटा? तुम्हारा HCl भी और HNO3। और ये जो बन के आया ना मिक्सचर, इसी को कहते हैं हम एक्वारेजिया। हाँ या ना? क्या कहते हैं बेटा? एक्वारेजिया। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो नोबल मेटल्स होती है,
नोबल मेटल्स मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो मेटल रिएक्ट ही नहीं कर सकती जिंदगी में, मतलब ऐसा जनरल मानते हैं, ठीक है। वो डिसॉल्व कर देता है ये, उनको रिएक्ट करा देता है, उनसे रिएक्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड, वन इज HCl, अनदर इज HNO3 इन अ रेशियो ऑफ 3:1 बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम इसका। वॉल्यूम का मतलब ml भी हो सकता है, लीटर। अगर आप इस मिक्सचर को लीटर में बना रहे हो तो ये 3 लीटर, ये 1 लीटर, और इसको ml बना रहे हो तो ये ml, 3 ml और ये 1 ml, दैट्स इट। तो इस कॉम्पोजिशन के जो मिक्सचर है उस एसिड का, उसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। और ये इतना कैपेबल होता है कि ये किसको डिसॉल्व करा लेता है, नोबल मेटल्स को। किसको? नोबल मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। क्योंकि ये नोबल है इसीलिए गले में टांगे घूमते लोग, गले में टांगने का अंदर सेंस ज्वेलरी, ठीक है। इसी इनकी ज्वेलरी इसीलिए बनाई जाती है। जनरली आपने ज्वेलरीज देखी होंगी, गोल्ड की होती है या तो प्लैटिनम की होती है या सिल्वर की होती है, इसके अलावा और कोई यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये बेटा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, आसानी से रिएक्ट नहीं, सालों साल पड़ी रहेंगी, इनमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, बिकॉज दीज आर नोबल मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए गले में टांगे घूमते हैं। अब गलती से सोडियम टांग लिया गले में, पता लग जाएगी क्या हालत होनी है, ठीक है, हाँ या ना। क्यों? ये रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम इनको, इनके ऑर्नामेंट्स, इनके ज्वेलरीज बनाई जाती है। चलो आगे, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। अब वो अलग बात है महंगी क्यों है, क्योंकि इनकी अबंडेंस बहुत कम है। महंगाई मेटल की इसीलिए होती है बिकॉज उसकी अबंडेंस नेचर में कम होती है। तो जो चीज कम है उसी का पैसा ज्यादा होता है, उसी का पैसा ज्यादा होता है। चले आगे, आगे बढ़ आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर। चले, क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, एसिड का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। चले, बहुत सिंपल है, आ जाएगा। चले देखें, अब दो ही हो सकते हैं, एक होंगे डाइल्यूट, एक होंगे कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट वो जिसमें पानी ज्यादा एसिड कम, वो डाइल्यूट एसिड, और कंसंट्रेटेड वो जिसमें पानी कम और एसिड ज्यादा, ठीक है। पर पानी इतना भी कम मत कर देना कि एसिड बहुत ज्यादा हो जाए। जनरली कंसंट्रेटेड में होता पानी ही ज्यादा है, बट उसमें आप एसिड का अमाउंट बढ़ा देते हो, इसका अमाउंट बढ़ा देते हो एसिड का। चले एग्जांपल देखना सुनिएगा, क्या एसिड का क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन के बेसिस पे। पहला, एन एसिड सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उस एसिड के अमाउंट से हमें पता लगाते हैं कि वो एसिड डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड। और बेटा ये एक कंपैरेटिव प्रोसेस होता है। कभी भी आपको कोई एक एसिड पर एक सॉल्यूशन पकड़ा दिया गया एसिड का, और उस सॉल्यूशन को देख के केवल आपको ये बताना है कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, कोई नहीं बता सकता। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हमेशा एक कंपैरेटिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? कंपैरेटिव प्रोसेस। उसको जब तक आप दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि वो कंसंट्रेटेड है कि वो डाइल्यूट है। तो उसी की बात चल रही है। एन एसिड सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड दैट आर प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। चलो आगे, क्लियर है। अगला, concentrated and dilute solution of acids are usually used in laboratory। जितने भी आपके स्कूल्स वगैरह की लैब है, कोचिंग्स वगैरह की लैब्स अगर है, कॉलेजेस में जो बड़ी बड़ी लैब होती है, तो उनमें ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स जनरली हमें मिलते हैं। क्योंकि नॉर्मल कॉमन टेबल जो होती है बेटा लैब की, उसमें कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, HCl, H2SO4, HNO3 ये सब कॉमन यूज होते ही होते हैं। एसिटिक एसिड ये सब प्रेजेंट होते हैं। कुछ का कंसंट्रेटेड वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है, उनके डाइल्यूट्स वाले पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। डाइल्यूट से ज्यादा नुकसान होता नहीं है, कंसंट्रेटेड से बहुत नुकसान होता है। अगर गलती से आपके हाथ पे भी कंसंट्रेटेड H2SO4, जनरली दिक्कत वाला एक ही एसिड है पूरे वर्ल्ड में, H2SO4। कौन सा? H2SO4। अगर वो गिर गया हाथ पे, निपटा देगा वो, चाहे आप उसको कंसंट्रेटेड डाल लेना, उसका दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो डाइल्यूट वाले इतने हार्मफुल नहीं, क्योंकि उसमें पानी वैसे भी ज्यादा है, ठीक है। कौन ज्यादा है? पानी। तो एसिड उतना काम नहीं कर पाता डाइल्यूट में, इसलिए कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादातर हार्मफुल होते हैं बेटा इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट एसिड। चलो आगे देखें, तो लिखा है एन एसिड इज यूजुअली यूज्ड इन सॉल्यूशन या एज सॉल्यूशन इन वाटर। जब भी हम किसी एसिड को यूज करते हैं तो उसका पानी के साथ सॉल्यूशन बना के ही यूज करते हैं। कभी भी एसिड को ज्यादातर हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। आगे सुनना, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड it is known as concentrated acid, whereas a dilute solution contains smaller concentration of acid। सिंपल सा फंडा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा एसिड होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन में कम एसिड होगा। बट कभी भी ये मत कह देना कि पानी का अमाउंट आप एसिड से ज्यादा कर दिया या पानी का अमाउंट आपने एसिड से कम कर। ज्यादा तो हमेशा हो सकता है पानी का अमाउंट,
पर एसिड से कभी भी पानी कम नहीं लेते, क्योंकि पानी इज अ सॉल्वेंट, पानी इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा कभी भी सॉल्यूट से कम नहीं होती, जनरल केस है ये, ठीक है। तो उसी सॉल्यूशन में हम बात करते हैं जिसमें एसिड कम वो डाइल्यूट, जिस सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा वो कंसंट्रेटेड, बस और कोई फर्क नहीं है। चलूं आगे, क्लियर है? तो एक याद रखना बात, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और कंसंट्रेशन जब हम देखते हैं कि कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है, वो एक कंपैरेटिव प्रोसेस होता है। कभी भी आपको एक सॉल्यूशन पकड़ा दिया जाए एसिड का बना के और आपसे ये पूछे उस सॉल्यूशन को कि कंसंट्रेटेड है डाइल्यूट है, नहीं बता पाओगे यार, ठीक है कि नहीं। चलूं आगे, आगे बढ़। एक नोट पॉइंट और सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, कार्बोनिक एसिड के लिए। किसके लिए? कार्बोनिक एसिड। तो मेरे ख्याल से कार्बोनिक एसिड भी एक एसिड है क्या? कार्बोनिक एसिड भी H2CO3 इज एन एसिड, तो डेफिनेटली वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना चाहिए। एसिड है तो ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, बट कार्बोनिक एसिड नाटक करता है रेड में ही है, बट वो रेड कलर दिखता नहीं है, वो दिखता है हमें पिंक कलर जैसा। कैसा दिखता है? पिंक। तो वही लिखा है कार्बोनिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू पिंक। तो ये रेड कलर में कन्वर्ट नहीं करता, ये किस में कन्वर्ट करता है? पिंक। और यही पिंक कलर आना हमें ये शो करता है दैट इज इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो ज्यादातर यही काम करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में ना कन्वर्ट करके वो किस में कन्वर्ट करते हैं? पिंक में। किस में कन्वर्ट करते हैं? पिंक में। इसलिए वो वीक एसिड का नेचर रिप्रेजेंट करता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो डेफिनेटली पिंक कलर नहीं दिखता, रेड कलर दिखता। क्या दिखता? रेड कलर। मार्क कर लेना, नोट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलें आगे, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको एसिड्स की इंफॉर्मेशन अभी तक सारी चीजें क्लियर होंगी। कौन कौन से एसिड होते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, क्या उसका केमिकल बिहेवियर होता है, सब कुछ बता दिया, ठीक है कि नहीं। अब मैं लास्ट टॉपिक एसिड्स के आ रहा हूं, दैट इज यूजेस। क्या? यूजेस। एसिड के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है कि कहां कहां एसिड यूज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी यूजेस ऑफ एसिड की, ठीक है। क्या क्या यूजेस होते हैं, तो कुछ एसिड के नाम दे रखे हैं मैंने और उनके यूजेस मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहला कौन सा एसिड बनाया है? बोरिक एसिड। फिर हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड, फिर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और फिर लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे ख्याल से ये मैंने जितने भी दिए सारे मिनरल एसिड। कौन से सारे? मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो बोरिक एसिड का काम, यूज देख लो। सबसे पहला, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड इनेमल्स। इनेमल सब जानते हैं, फिलिंग वगैरह करते हैं, दांतों की खराब हो जाते हैं तो उस इनेमल की काम आते हैं, इनेमल्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है। हाँ यार, फिलिंग होती है बेटा, इनेमल्स और भी कामों में आता है। तो ग्लास और इनेमल्स बनाने में काम आता है, लेदर के काम आता है, पेपर के काम आता है और एक्सप्लोजिव में तो बहुत ही बढ़िया काम आता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड, कौन सा एसिड? बोरिक एसिड, H3BO3। इसका नाम अभी एक और दिया था मैंने, ऑर्थोबोरिक एसिड, पीछे लिखा हुआ था। बेसिसिटी बताई थी कितनी थी? 1। मोनोबेसिक है 1 की जगह मैं लिख देता हूं मोनोबेसिक, ठीक है। इसमें ग्लास के मैन्युफैक्चर में, इनेमल्स के मैन्युफैक्चर में, लेदर, पेपर एंड एक्सप्लोजिव। दूसरा, ग्रेन्स के प्रिजर्वेशन के काम आता है, प्रिजर्वेटिव की तरह डाल दिया जाता है, खराब नहीं होते ग्रेन्स। और साथ ही साथ डिटर्जेंट पाउडर जो कपड़े धोने वाले होते हैं उनमें भी ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। चले, क्लियर है? अगला, नाइट्रिक एसिड। ये भी एक आपका मोनोबेसिक एसिड है, लिखता चल रहा हूं मैं, देख लेना। मोनोबेसिक एसिड है, किस काम में आता है? नाइट्रिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन रेन वाटर फॉर्म्स नाइट्रेट इन द सॉइल दैट आर देन यूज्ड बाय प्लांट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। सिंपल सी बात है, प्लांट कभी भी नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में नहीं लेता, प्लांट कभी भी नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में नहीं लेता, वो या तो नाइट्राइट्स की फॉर्म में या नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है। नाइट्राइट होता है ये NO3 नेगेटिव नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्रेट है, और NO2 नेगेटिव नाइट्राइट है। दिस इज स्ट्रेट, दिस इज स्ट्राइट, ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है। चले तो वही है। तो क्या, जब रेन वाटर आती है, हवा में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं, वो उस रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, HNO3 में। काय में? HNO3। और जब वो रेन वाटर जमीन पे सॉइल में जाता है तो सॉइल में ये नाइट्रेट चली जाती है, नाइट्रिक एसिड, और क्या बना देती है? नाइट्रेट्स बन जाती है, ठीक है, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा कर लेता है। साथ ही साथ इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी नाइट्रिक एसिड हेल्प करता है। क्या बनाने में? फर्टिलाइजर्स। अगला देखें, अब हम बात करेंगे इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की। वापस से
इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के धागे फाइबर्स होते हैं वो वाले आर्टिफिशियल जो फाइबर्स हैं उनको बनाने में हेल्प करता है सल्फ्यूरिक एसिड। साथ ही साथ सबसे अच्छा स्टोरेज बैटरी, जो घर में इन्वर्टर्स होते हैं या गाड़ियों में बैटरी लगी होती है उनमें भी H2SO4 की प्रेजेंस होती है। इसके अलावा कुछ, ये खुद एसिड है, कुछ और भी एसिड्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन में या उसके मैन्युफैक्चर में H2SO4 काम करता है। कौन काम करता है? H2SO4 HCl बनाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ एलम जानते हैं, पोटेश एलम, क्रोम एलम सब जानते हैं। फिटकरी तो सुना ही होगा, कौन सी करी? फिटकरी, ठीक है। एलम होता है पोटेश एलम, ठीक है, वो बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड ही हेल्प करता है। चले लास्ट एसिड और देखना, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किस में प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में, पेट में, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में। और किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। किसके? प्रोटीन्स के। चले आगे। साथ ही साथ बाथरूम क्लीनर भी बहुत अच्छा है। बाथरूम की अगर सफाई करनी है तो HCl से कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है। कौन है? इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर बहुत अच्छा पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का, ठीक है। इसके मैन्युफैक्चरिंग और उसकी पाइप बनती है। क्या बनती है? पाइपलाइंस वगैरह बनती है। या फिर जो मेटल की वायरिंग होती है घर में, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, उस मेटल की वायर के ऊपर आपने देखा होगा कि रबड़ जैसी चीज चढ़ी हुई होती है, ठीक है। वो रबर जो होती है वो और कुछ नहीं, पॉलीविनाइल, वो प्लास्टिक जैसी होती है बेटा। किसकी होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। किसकी होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसके बनाने में भी HCl आपकी मदद करता है। ये कुछ एसिड है और ये उनके यूजेस। अब कुछ ही लिखे हैं, सारे कितने ही लिख पाओगे आप, हाँ है ना। बट जो मेन एसिड्स हैं मैंने उनके आपके यूजेस बता दिए हैं। और भी हैं एसिड्स जिनके अलग अलग प्रकार के यूज होते हैं। चल रहा हूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बहुत छोटी सी बात है। एक लास्ट बेसिक सा क्वेश्चन और देख लें। चले एक क्वेश्चन देखना, व्हाट विल हैपन व्हेन एग शेल इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड HNO3। बहुत सिंपल सी चीज है, रिएक्शन जरा गौर से देखना। एग शेल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको रिएक्ट कराया तुमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तीन चीजें बनती है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी वही काम होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दो मॉलिक्यूल ले लेना एसिड के रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। एक तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, एक बनेगा वाटर और एक बनेगा CO2 ये चीजें निकलेंगी। क्लियर है? तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी रिएक्शन होगी, एग शेल डिसॉल्व हो जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन के आ जाएगा विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको अगर टेस्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, कुछ मत करना, लाइम वाटर से पास करा देना। किससे? लाइम वाटर से। जैसे ही CO2 पास होके जाएगी वो लाइम वाटर को कलर कन्वर्ट कर देगी उसका ट्रांसपेरेंट से मिल्की कलर में, बिल्कुल मिल्क जैसा व्हाइट कलर आपको देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो जितना भी था एसिड के बारे में सब कंप्लीट हो गया, हर चीज किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके केमिकल बिहेवियर है, सारी बातें यहां तक मैंने कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करूंगा यहां तक हर चीज आपको डेफिनेटली क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं अभी नाम बता देता हूं, सब जानते हैं, बेस। क्लियर है? इसकी बातें करूंगा क्योंकि एसिड्स के रिगार्डिंग जितना भी टॉपिक था, जितने भी पार्ट्स थे, वो मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर करा दिए हैं। बस आप नोट्स लिख लेना ढंग से इसके, और इसकी थ्योरी को जरूर ध्यान रखना। नोट्स को लिखना ही नहीं, केवल लिख लिया बस, उसको याद भी करना है। क्लियर है? अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।